डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। पिछले एपिसोड्स में जगदीश को एक ऐसी चिट्ठी मिली थी जो एक ऐसे गांव से आई थी जहां पर लोग भूलते जा रहे हैं अपनी पहचान। लेकिन जब जगदीश वहां पर पहुंचा तो उसे पता लगा वहां पर एक ऐसा शैतान रहता है जो उसकी पहचान भी मिटा सकता है। हेनरी ने भी जगदीश को पहचानने से मना कर दिया। तब जाकर जगदीश समझा था वो बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। लेकिन उस गांव में पहुंच गया था विक्टर महाजन, जिसे सब कुछ याद था क्योंकि वो मरकर जिंदा हो सकता था और उसकी सिर्फ एक ही पहचान नहीं थी। दोनों ने मिलकर समय के उस शैतान से लड़ने की कोशिश तो की, लेकिन उसने दोनों को उठाकर फेंक दिया किसी और ही समय में उस पेड़ के जरिए। भले ही विक्टर महाजन यानी कि डेडमैन 1808 में पहुंच गया था, लेकिन वो अपनी ताकत और समझदारी से निकल आया उस समय से। लेकिन पहुंच गया एक ऐसी जगह जो समय में बंधी हुई ही नहीं है। वहां पर इतिहास भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। ऐसी जगह जहां पर जगदीश भी वांटेड है। भले ही दोनों मिल चुके थे, लेकिन मुसीबत बहुत बड़ी थी। मैं जगदीश के साथ गटर के उस ढक्कन को खोलकर नीचे तो पहुंच गया था, लेकिन जगदीश मुझे बड़ी जल्दी वहां से निकलने को कह रहा था। उसका मानना था जब किसी की पहचान हो जाती है ना, तो यहाँ पर बाउंटी हंटर्स भी उसे ढूंढने लग जाते हैं। बाउंटी हंटर्स जो कि एक खास कीमत के लिए ये काम करते हैं। उनका काम है ऐसे वांटेड को पकड़ना या उन्हें मारकर उनकी लाश को लेकर आना। और यहाँ पर बस एक कीमत के लिए कोई कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन ये दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है, ये कोई साधारण दुनिया नहीं है। हमें उस गटर के बीच से निकलते निकलते दूसरी तरफ एक ऐसा गांव मिला जो देखने में बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा था। टूटे फूटे घर थे, लेकिन वहाँ पर रोबोट्स थे जो दुकानों पर बैठे हुए। मशीनें थी, वो मशीनें, कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा। मुझे जगदीश ने कहा था ये सब रोबोट्स नहीं है, ये इंसान ही है। यहाँ मशीनों जैसे इंसान हैं और हमें बड़े ध्यान से अपने चेहरे को छिपा कर रखना होगा। अगर हमारे चेहरे की पहचान हो गई फिर हम पकड़े जाएंगे। वहाँ आसपास कई पोस्टर्स लगे हुए थे जिन पर हमारा चेहरा भी उभर रहा था और कई और लोगों का चेहरा भी उभर रहा था। वो साधारण कागज था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे टीवी हो, उसमें कई चेहरे निकल कर आ रहे थे। वो सब वांटेड जिन्हें पकड़ा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जगदीश से बातें करते करते मैं वहां पर छिपना चाहता था और ये भी चाहता था कि यहां से हम बाहर निकल पाएं। भले ही वो पुराना गांव था, कई रोबोट्स थे वहां पर, उड़ने वाली गाड़ियां भी वहां पर थीं और एक बैलगाड़ी जिसके आगे बैल रोबोट्स थे। ऐसी चीजें देखने के बाद भी एक पेड़ हमें नजर नहीं आया। कुदरत के बीच बना हुआ गांव जरूर लग रहा था, लेकिन घरों में लकड़ी थी। लकड़ी आती कहां से है? पेड़ तो नजर नहीं आ रहा। जगदीश के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जगदीश भी इतने समय से यहाँ पर सिर्फ छिप ही रहा था और बचने के तरीके वो कब से जान चुका था। हम आगे बढ़ते गए और हमें आगे समंदर नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से अचानक आंखों के सामने समंदर आ गया और जगदीश ने कहा हमें एक जगह रुक कर नहीं रहना चाहिए। जब कोई हमारे आसपास ज़्यादा समय बिता देता है तो उसे हम पर शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अलग तरीके से रहते हैं। यहाँ पर कोई करेंसी नहीं चलती जैसे डॉलर, रुपया। यहाँ पर क्रेडिट्स चलते हैं, टाइम क्रेडिट्स। यहाँ समय को पीछे भी किया जा सकता है, आगे भी किया जा सकता है, और ऐसा मैंने कई बार देखा है। बड़ी मुश्किल से बचा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं तो कंगाल हूँ। हम दोनों कंगाल हैं, ध्यान रखना होगा। समंदर से आगे निकलना एक मुश्किल वाला काम था। हम पानी पर चल नहीं सकते थे और हमें कोई कश्ती चाहिए थी, लेकिन वहां पर कोई कश्ती नहीं थी, बल्कि वहां पर जानवर थे। वो मरे हुए जानवर
जो पानी के ऊपर तैर रहे थे, लेकिन यहां सब कुछ उल्टा पुल्टा ही है। मैंने वहां पानी में तैरने वाले ड्रैगन्स देखे थे और उड़ने वाले मगरमच्छ भी देखे, लेकिन हर किसी की आंखें बंद थीं। वो ऐसे उड़ रहे थे जैसे हर एक जानवर मरा हुआ हो। लेकिन समंदर के बिल्कुल एक तरफ एक छोटी सी सुरंग नजर आई। मैं तो सुरंग की तरफ बढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन जगदीश का दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता था। उसने कहा, यह दुनिया बिल्कुल अलग है, ना समय में आगे ना पीछे, यहाँ की चीजें भी ऐसी ही हैं। देखने में सुरंग पानी की तरफ जाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन मैं जगदीश के साथ जब उस सुरंग में गया, उसमें पानी नहीं था। जैसे समंदर के नीचे बनी हुई सुरंग, और सुरंग के दूसरी तरफ जब हम निकले, गुरुत्वाकर्षण भी जैसे उल्टा हो गया हो। मुझे लगा समंदर के नीचे बना हुआ ये छोटा सा शहर होगा, लेकिन वहां बिल्कुल नीचे मुझे सूरज भी नजर आया, जैसे हम धरती के दूसरी तरफ निकल आए हों, बस एक छोटी सी सुरंग से। और वहां पर कई इंसान नजर आए। और जगदीश ने कहा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, हम छिप तो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से ज्यादा समय तक दूर नहीं जा सकते। भूख के कारण भी मेरी मौत हो सकती है। और विक्टर, मुझे तुम्हारा नहीं पता कि तुम भूख से मरोगे तो क्या जिंदा हो जाओगे। मुझे इसका जवाब नहीं पता था, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी किया भी नहीं था। जब कभी मुसीबत में होता हूं तो मैं खुद को खुद ही मार देता हूं, ताकि दोबारा उस कब्रिस्तान में पहुंच पाऊं। लेकिन यहां जगदीश कमजोर भी हो गया था। भीड़ कई लोगों की, जिनके सर के ऊपर होलोग्राम निकल रहा था, वांटेड। यहां पर जो वांटेड है, उन्हें बचने का शायद कोई मौका ना मिले। वहां पर हवा में उड़ता हुआ हमें एक बार नजर आया, एक रेस्टोरेंट नजर आया, जिसके नीचे पहिए जरूर लगे हुए थे, लेकिन फिर भी वो रेस्टोरेंट हवा में उड़ रहा था। उड़ने वाली कई चीजें और जमीन पर रखी हुई कुर्सियां। कोई भी एक कुर्सी पर बैठता और वो कुर्सी हवा में उड़ने लगती। यहां पर लोग इसी तरह ये काम कर रहे थे। हम भी कुर्सियों पर बैठे और कुर्सियां उड़ने लगी, और उड़ते उड़ते हम एक रेस्टोरेंट तक पहुंच गए। जहां जाने की इच्छा जिसकी होती है, ये कुर्सी हमें वहीं पर ले जाती है। रेस्टोरेंट के उस फर्श पर पैर रखते ही वो कुर्सियां दोबारा नीचे पहुंच गईं। अब हम उस रेस्टोरेंट के अंदर थे। वहां दो तरफ लाइंस लगी हुई थी, लेकिन हमारे पास यहाँ की करेंसी नहीं थी, यहाँ के क्रेडिट्स नहीं थे। आखिर हम यहाँ पर किसी चीज को कैसे खरीदेंगे, इसका जवाब हमारे पास नहीं था। तब जगदीश ने कहा, यहाँ पर चोरी करके हम किसी न किसी का खाना छीन ही सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा, यहाँ पर सभी इंसानों जैसे जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इनमें अलग तरह की ताकतें भी हो सकती हैं। वहां उसी भीड़ में कई जगह डिब्बों में खाना रखा हुआ था। कुछ लोग लाइन में लगे हुए उन डिब्बों को बाद में उठाते, लेकिन हमारी तरकीब थी उन डिब्बों को उठाएं और जगदीश खाना खा पाए, और उसके बाद हम सोचे आखिर हमें पेड़ कहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन हमसे एक गलती हो गई। चोरी चाहे इतिहास में हुई हो, वर्तमान में हो रही हो या भविष्य में हो, गलती चोर कर ही देता है। किसी न किसी की नज़र उस पर पड़ ही जाती है, और हम पर भी कई लोगों की जब नज़र पड़ गई, उनमें से कुछ लोग उठे जिनके सर पर होलोग्राम घूमने लगा बड़ी तेजी से, और एक दो होलोग्राम जम से गए। एक में मेरी तस्वीर थी, एक में जगदीश की तस्वीर थी, और मैं जान गया ये हम बुरे फंसे। इन्हें पता लग गया है हम वांटेड हैं। अब क्या करें? वो कुर्सियां भी यहाँ पर नहीं हैं। आखिर इन रेस्टोरेंट से नीचे उतरने का रास्ता कहाँ पर है? वो लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, उनके हाथ में पकड़े हुए वो हथियार हमें साफ नजर आने लगे थे। यानी अब हमारा बचना मुश्किल होगा। मैंने जगदीश को अपने पीछे कर दिया, और उनमें से एक मोटा आदमी जिसके हाथ में एक आरी थी, वो चमकदार आरी हाथ में लिए मेरी तरफ इशारा करके कहने लगा था, तुम दोनों इधर आओ, तुम दोनों को मैं पकड़ूंगा, तभी मुझे समय के क्रेडिट्स मिलेंगे, और मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ, कुछ गलतियाँ ठीक करना चाहता हूँ। अब जाकर कोई मिला है जिसे आसानी से पकड़ा जा सकता है, काम का फायदा तो अब होगा। लेकिन ऐसे ही कुछ और लोग भी थे जो बिल्कुल उसके समान खड़े हो गए थे। वो भी हम दोनों में से किसी एक को पकड़ना चाहते थे। एक के हाथ में प्लाज्मा गन थी, जबकि दूसरे के हाथ में एक तलवार। यह चमकदार जैसे हीरे जैसी किसी चीज की बनी हुई तलवार थी, और तीनों का मुकाबला हम दोनों से होने वाला था, और हम में से जगदीश के पास कोई खास ताकत भी नहीं थी।
मैंने पास पड़ा वो लकड़ी का डिब्बा उस आरी वाले की तरफ फेंका, लेकिन उसकी वो आरी इतनी तेज चल रही थी, लकड़ी के उस डिब्बे को उसने बड़ी आसानी से काट दिया और बाकी लकड़ी का वो हिस्सा जलने लगा। हंसने लगा था वो, लेकिन मुझे उसका मुकाबला करना ही था। जैसे ही वो अपनी आरी लेकर मेरी तरफ बढ़ने लगा, मेरी ताकत इतिहास में भी चलती थी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी चलेगी। जैसे ही जमीन से मैंने वो आग निकाली, वो लावा था जो मेरे हाथ में था। मैं तो नहीं जल रहा, लेकिन उसकी आरी की तरफ फेंका तो उसकी आरी पिघल चुकी थी और एक छींटा उसके सर पर भी पड़ा था। गंजा भले ही था, लेकिन सर में छेद हुआ। चीखा वो। बाकी दो की सिट्टी पिट्टी भी गुल हो चुकी थी, लेकिन उनके जो हथियार थे वो कुछ अलग थे। वो प्लाज्मा की गन वाला आदमी, प्लाज्मा मेरे ऊपर मारने वाला था, लेकिन मेरी छाती में छेद नहीं हुआ। मेरे शरीर ने वो प्लाज्मा को सोख लिया। गर्मी जो मुझे चाहिए होती है, उसने वो गर्मी मुझे दी थी, लेकिन मेरे हाथ के लावा को छोड़कर मैं भी मार सकता था। उसने ये पहली बार सोचा ही नहीं। मैंने लावा उसकी तरफ फेंका और वो छलांग लगाकर बचना चाहता था। जिस तरफ भी वो आग, वो लावा गिरता, वो चीज जलने लगती और जमीन में बनी वो दरार हमारे बचने के लिए काफी थी। बड़ी चौड़ी वो दरार जिसे वो प्लाज्मा की गन वाला आदमी पार नहीं कर सकता था, लेकिन वो हीरे की तलवार वाला उड़ता हुआ, लहराता हुआ इस तरफ आ गया और उसने मेरे सर के ऊपर वो तलवार से वार करना चाहा था। शायद वो मुझे काट डालता। अगर मैं उठता तो किस जगह उठता, जिंदा होकर मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं ये जानता था जगदीश बच नहीं पाता। वो वार करने ही वाला था, लेकिन अपने आप 10 फुट पीछे चला गया, जैसे समय में पीछे चला गया हो। दोबारा वो छलांग लगाना चाहता था। उतने में मैंने जमीन पर बनी वो दरार बहुत ज्यादा चौड़ी कर दी और सीधा उस दरार के बीच चीख रहा था। नर्क की आग किसी को भी चीखने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन जैसे ही मैंने दरार को बंद किया, वहां पर और भी बाउंटी हंटर्स भर चुके थे और वो सब हम दोनों को पकड़ना चाहते थे। लेकिन अचानक वो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच रहे थे, जैसे फ्लिकर कर रहे हो। शायद समय यहां पर अपने आप रुक रहा था, चल रहा था, और बस इसी का फायदा उठाकर हम वहां से निकले। और हमें ये पता लग गया, वहां पर एक छोटी सीढ़ी भी थी, एक रेस्टोरेंट से दूसरे बार तक जाने के लिए। फिर क्या था, वहां से हम निकले और आगे बचते बचाते, उन सब से छिपते छिपाते नीचे वाली उस सड़क तक पहुंच गए, जहां से मुंह ढककर हम भागे। गटर के ढक्कन यहां इतना काम आ सकते हैं हमें पता नहीं था, लेकिन उस गटर में घुसना इतना आसान नहीं था। बाउंटी हंटर्स हमें चारों तरफ से घेर चुके थे, लेकिन तब मेरा दिमाग काम किया। अपनी ताकत का इस्तेमाल मैं इस तरह से भी कर सकता हूं, मुझे पता नहीं था। मैं नर्क से उस लावे को निकाल सकता हूं। अगर वो लावा ठंडा हो जाए तो उससे बन जाती है एक मूर्ति, उससे पत्थर बन सकता है। तो मैंने उस लावे को एक आकार दिया जो कि मेरी मर्जी मानता था। नर्क की आग को मैं किसी भी रूप में ढाल सकता था, तो अपने चारों तरफ मैंने मूर्तियां खड़ी कर दी, और जब उनकी तरफ वो लावा फेंका, वो बचने के लिए छिपे थे। बस इतने में मूर्तियां रंग बदलने लगी और उन्हें लग रहा था वो लावे से बनी हुई मूर्तियां हमने आसपास हमें बचाने के लिए बनाई हैं। शायद वो इंसान है, वो उनसे लड़ने में लगे हुए थे, उन पर वार कर रहे, लेकिन लावे में हर चीज पिघल जाती है। इतने में हम गटर में घुसे और वहां से निकल गए। बचकर निकले थे हम, लेकिन हमें पता नहीं था कितने समय तक हम सुरक्षित हैं। लेकिन काम हम इतना आसान बना सकते थे। गटर की दूसरी तरफ बड़ी जल्दी से निकले, कम से कम उनसे 100 मीटर दूर, और आगे की तरफ पतली गली से निकल गए। और इतने में हम एक और जगह पहुंचे। देखने में ये न्यूयॉर्क सिटी लग रही थी, और यहाँ सिर्फ जानवर थे, इंसान तो कोई नजर नहीं आ रहा था। और न्यूयॉर्क सिटी में भी घास जो कि बिल्डिंग्स के ऊपर लगा हुआ था, पेड़ यहाँ पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन कुदरत ने जैसे न्यूयॉर्क सिटी को निगल लिया हो, ऐसा आभास हमें हो रहा था। वहां पर एक बिल्डिंग में हमने सहारा लिया था, और कमाल की चीज, भूखा था जगदीश इतने समय से कि यहाँ ग्रोसरी स्टोर में
खाना ही खाना पड़ा हुआ था, जिसका इस्तेमाल जैसे कोई ना करता हो। जानवर ही तो यहाँ पर थे। वहां पर भर पेट मैंने भी खाना खाया, जगदीश ने भी खाना खाया और यहाँ काफी समय तक हम छिप सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर हम प्लान बनाना चाहते थे कि यहाँ से बचकर कैसे निकले, किसी पेड़ को कैसे ढूंढे। और मुझे तरीका पता है, उस पेड़ को समय का पेड़ कैसे बनाया जा सकता है और यहाँ से बचकर कैसे निकला जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें पेड़ ढूंढने होंगे और यहाँ पर पेड़ तो नहीं है और बहुत कुछ है, तो कहाँ पर ढूंढें? ये सवाल हम दोनों की जबान पर था। मैंने जगदीश से यही बात की और फिर जगदीश ने कहा, एक ऐसी जगह शायद हमें पेड़ मिल सकता है। मैंने उस जगह को शुरू में देखा था, लेकिन वहां पर बहुत खतरनाक लोग भी हैं। इतिहास के, वर्तमान के वो खतरनाक गैंगस्टर्स, खूनी, वो सब वहां पर मुझे नजर आए थे। मैं तो वहां से बड़ी जल्दी से निकल गया था, लेकिन वहां पर कोई ताकतवर इंसान नहीं थे, जैसे कोई खास शक्तियों वाले। साधारण इंसान थे, लेकिन बुरे लोग। मैंने जगदीश को कहा, लेकिन वहां पर मेरी ताकत उनके सामने काफी ज्यादा होगी। शायद वहां पर कोई खास काम हम कर पाएं। उस जगह जाने का रास्ता क्या है? तो जगदीश ने कहा, यहाँ कोई खास रास्ता नहीं होता, लेकिन जिस चीज को आप ज्यादा सोचते हैं उससे अगली चीज वही निकलती है। यानी यहाँ से अगर हम बाहर निकलेंगे तो हो सकता है अगर उसके बारे में सोचें, अपनी दुनिया के बारे में ज्यादा सोचें, तो वैसी जगह हमें मिल जाए। फिर क्या था, उस न्यूयॉर्क सिटी से बाहर निकलना काफी आसान था। बस जानवरों से ही तो बचना था, और जानवर काफी मासूम थे। उन्होंने हम पर हमला नहीं किया। इंसानों जैसे जानवर नहीं होते। चाहे समय कितना भी बुरा हो, वो नियमों का पालन करते हैं। शाकाहारी भोजन करते हैं और मांसाहारी सिर्फ मांसाहारी खाते हैं। न्यूयॉर्क सिटी से बाहर निकलने का रास्ता एक छोटा सा ब्रिज था, जो बादलों के ऊपर बना हुआ, और बादलों के नीचे क्या है हम दोनों जानना नहीं चाहते थे। लेकिन उस ब्रिज से निकलते निकलते हवा में उड़ने वाले काले रंग के परिंदे नजर आए। दूर से देखने में वो काले परिंदे लग रहे थे, लेकिन जब ध्यान से देखा वो उड़ने वाले पिशाच थे, लेकिन काफी ऊपर। नीचे भी बादल, ऊपर भी बादल, और बीच में वो पिशाच। लेकिन वो ब्रिज, पाइप हर तरफ थे, और उन पाइप्स के नीचे से निकलते निकलते हमने ब्रिज को पार कर लिया और सच में उस जगह पर हम पहुंच गए। बिल्कुल साधारण सी दुनिया लग रही, साधारण घर, कई लोग, लेकिन हर किसी के कपड़े अलग। कुछ तो बेहद पुराने चमड़े के कपड़े पहने आदि मानव लग रहे थे, जबकि कुछ काफी मॉडर्न लग रहे थे। कुछ 18वीं सदी के लग रहे, जबकि कुछ 21वीं सदी के लग रहे। कुछ के हाथ में मोबाइल थे, जबकि कुछ लैंडलाइन को ही उठाए हुए घूम रहे। कुछ के हाथ में बंदूकें थी, जबकि कुछ चाकू लिए। कुछ लोगों को मैं पहचान पा रहा। एक आदमी तो जर्मनी का लग रहा था, बड़ा मशहूर, और उसकी मूछें देखकर एक बार के लिए मेरी आंखें खुली रह गई। मैंने जैसे ही हा तब जगदीश ने कहा था, ना मत लेना, ये सब दूर से आवाज सुन सकते हैं। मैं भी पहले उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन ये जगह ऐसी ही है। जो लोग मौजूद नहीं हैं, मर चुके हैं, हो सकता है उनकी आत्माएं यहां पर हों। मुझे नहीं लगता, कुछ अजीब चीज है इसमें। चुपचाप हम वहां से निकलकर आगे पहुंचे थे। कुछ लोग थे जो हमें देखकर थोड़ा हैरान होते, लेकिन ज्यादा खतरा किसी से नहीं था। वहां बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, कई क्रिमिनल्स के, लेकिन सब लोग साधारण थे। इतने पोस्टर कोई नहीं देखता, इसीलिए हमारी पहचान कोई कर नहीं पा रहा था। हमने भी अपने चेहरे को थोड़ा सा गंदा बना लिया था, ताकि हम किसी की पहचान में जल्दी ना आएं। वहां पर नियॉन लाइट्स लगा एक पुराना बार दिख रहा था। उसके ऊपर लकड़ी से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये 19वीं सदी का कोई पुराना बार हो, अमेरिका का। और उसके अंदर जब हम गए, वहां वो लोग दिखे। शराब लकड़ी के जग में डाली गई थी। एक बड़ा कंटेनर जो कि लकड़ी का था, उसके नीचे नल लगाया गया था, जिससे बियर कई लोग पी रहे और वहां पर टल्ली हुए पड़े। लेकिन एक औरत एक टेबल पर बैठी हुई थी, जिसके हाथ में कागज थे। वो बिना डरे उन कागजों को बार बार देखे जा रही। यहां पागल लोगों के बीच एक औरत जो देखने में पढ़ी लिखी लग रही हो, सबसे सुरक्षित महसूस होती है। मैं और जगदीश उसके पास जाकर बैठ गए। उसके पास काफी खाना भी था।
हम कुछ खाना भी खा सकते थे, उससे बातें भी कर सकते थे ताकि यहाँ के बारे में जान पाएं। जो यहाँ ज़्यादा समय से हैं, हमें कुछ ना कुछ तो वो बता ही पाएंगे। मैंने उसको सवाल किया, देखिए आपने यहाँ कुछ अलग चीज़ देखी है? यानी मुझे यहाँ कुछ नेचुरल नहीं लगता, सब बनावटी लगता है, पेड़ तो मौजूद ही नहीं है। और ये सुनते ही उस औरत ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता, ज़्यादा समय बिताओ तुम समझने लगोगे। यहाँ पर टाइम फ्रैक्चर हुआ है, टाइम फ्रैक्चुअल, यानी कि एक समय को कई हिस्सों में काटा गया है, उसके बाद बिखेर दिया गया है। फिर मान लो किसी ने समेटने की कोशिश की है, तो हर बार आगे पीछे ऊपर नीचे का समय ही समेटा जा सकता है ना। तो ऐसी जगह है ये, काट कर छोटे छोटे हिस्से डाले गए हैं। तुम किसी हिस्से को दूसरे हिस्से से सही तरीके से जोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कई हिस्से हैं। और मैं किससे बात कर रही हूँ? तुम भी शराबी होगे, जाओ जाकर बियर पियो और यहाँ पर गिर जाओ। मैं बस यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही हूँ, मुझे वो रास्ता मिल नहीं रहा। उसकी वो बातें सुनकर जगदीश ने सवाल किया, आप काफ़ी समझदारी वाली बात कर रही हैं, लेकिन क्या आप यहाँ पर वांटेड तो नहीं? उसने हंसते हुए कहा, वांटेड हो भी सकती हूँ, नहीं भी, लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती। लेकिन यहाँ पर अगर कोई वांटेड है भी तो उसे ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर नियम बहुत साधारण हो जाते हैं और वो बाउंटी हंटर्स यहाँ तो आने वाले नहीं। यहाँ पता नहीं किस किस से मुकाबला हो जाए। तुमने बाहर कोई पहचान वाला नहीं देखा? बड़े अजीब लोग हैं, तो कोई बाउंटी हंटर यहाँ आकर गलती नहीं करेगा। लेकिन तुम जिस तरह से सवाल कर रहे हो, समझदार तुम भी लगते हो। जगदीश ने फिर सवाल किया, यहाँ कुछ लोग वांटेड क्यों हैं? जैसे हम भी, हमें वो ढूंढना क्यों चाहते हैं? हम तो बस यहाँ से निकलना चाहते हैं। उस औरत ने कहा, टेम्पोरल फ्रैक्चर जो तुम्हारे कारण हुआ है, जिससे यहाँ का एग्जिस्टेंस खतरे में आ गया है, क्योंकि यहाँ पर समय से हेर फेर की गई है। हेर फेर से इस जगह को बनाया गया है। यहाँ कई लोग हैं जो मरे हुए हैं और मुझे अब तक नहीं पता कि मैं मर चुकी हूँ और मेरी ये आत्मा है या मैं जिंदा हूँ और यहाँ पर कैद हो चुकी हूँ। लेकिन मैं बस यहाँ से निकलने के रास्ते ढूंढते रहती हूँ। यहाँ जो भी यहाँ से निकलना चाहेगा वो इस एग्जिस्टेंस को खतरे में डाल रहा होगा, तो यहाँ के वो जो लोग हैं उन्हें पकड़ना चाहते हैं। मैंने सवाल किया, वो लोग मतलब वो लोग कौन है जो ये सब रोकना चाहता है ताकि कोई यहाँ से निकल ना पाए? उसने कहा, ये सोसाइटी है, समझ लो तुम्हें किसी ने यहाँ पर भेजा है जिसने तुमसे बदला लेना होगा, उसके पास ये ताकत होगी। लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने तुम्हें बताया, टेम्पोरल फ्रैक्चर, तो ये हिस्से ऐसे ही हैं और यहाँ पर एक सोसाइटी बन चुकी है। वो ताकतवर लोग जो समझ पाए ये क्या चीज़ है और इस पर राज किया जा सकता है, उन्होंने सोसाइटी बनाई, सिस्टम बनाया। लेकिन ये दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है, हर जगह ये सिस्टम चलाया नहीं जा सकता। बस इसे संभालने के लिए, इस जगह को काबू में रखने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो नहीं चाहते कि यहाँ पर रहने वाले यहाँ से बाहर निकले, बल्कि वो चाहते हैं यहाँ के लोग यहीं पर फंसे रहें। इसीलिए उस तरीके को यहाँ से गायब कर दिया जिससे बाहर जाया जा सकता है। और मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर वो क्या चीज़ है जो मौजूद नहीं है। मैंने कहा, पेड़? तुमने देखा नहीं यहाँ पर कोई पेड़ मौजूद नहीं है? उसकी आंखें खुल गई और वो कहने लगी, हाँ वैसे कुदरती हो या ना कुदरती हो, आर्टिफिशियल हो, यहाँ पर कोई पेड़ तो है ही नहीं, कोई भी दुनिया हो। हाँ तो पेड़ों से कोई रास्ता हो सकता है। और मैंने उस औरत को कहा, तुम समझदार लगती हो, हमें वो रास्ता पता है। अगर तुम मदद करो हमें पेड़ ढूंढने के लिए, तो हम तुम्हें भी अपने साथ अपनी उस दुनिया में ले जा सकते हैं। उसने कहा, कौन सा साल, कौन से साल से आए हो? यहाँ पर हर कोई अलग अलग जगह से आया है, ऐसा ही है टेम्पोरल फ्रैक्चर। मैंने कहा, साल 2024। वो सर खुजाने लगी, यानी सीधी रेखा। तुम जिंदा हो और तुम्हें यहाँ भेजा गया है, तो सीधी रेखा में साल 2024 का पहला इंसान देखा है मैंने। यानी जो भी ये काम कर रहा है वो इस समय साल 2024 में मौजूद है। और मैंने उसे उस शैतान के बारे में बताया जो लोगों की याददाश्त मिटा रहा है, और पूरी थ्योरी बाकी उसने समझा दी। अगर किसी के पास समय में आगे पीछे जाने की ताकत हो तो वह अपने दुश्मनों को कहाँ जाकर मारना चाहेगा? वहाँ जाकर जहाँ सबसे आसान हो, इतिहास में, जब उसके पास ताकत हो ही ना। लेकिन कुछ ऐसे लोग जैसे कि विक्टर महाजन, जो अलग ताकत से जुड़ा है, जिसे ये ताकत मिली है उसके वजूद के साथ जुड़कर, उसे ना तो इतिहास में मारा जा सकता है,
ना भविष्य में मारा जा सकता है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ वो चीज़ें नहीं कर सकता, तुम्हें सिर्फ कैद कर सकता है। हमारी समझ में कुछ कुछ आने लगा था, लेकिन हमें तो यहाँ से बाहर निकलना था और वो औरत हमारी मदद करने को तैयार थी। फिर क्या था, उस जगह से हम निकले पेड़ों की तलाश के लिए, और उसके पास एक तरकीब थी। पेड़ों की तलाश उस जगह से हो सकती है जहाँ पर यह सिस्टम इस खाने का निर्माण करता होगा, क्योंकि यहाँ पर नियम तोड़े नहीं जा सकते। खाना बनाना तो कुदरत से ही होगा। पेड़ों को, फसल को कहीं ना कहीं तो लगाया गया होगा। तब उस औरत ने कहा, तो अब मुझे समझ में आ गया, जिस तरफ पेड़ लगे हुए हैं उस तरफ टाइम सबसे वायलेंटली चलता है, यानी सबसे अजीब तरीके से, सबसे डरावने तरीके से। और मैं उस तरफ गई हूँ। उस जगह मुझे डर लगने लगा था, लेकिन जहाँ पर ऐसी किसी चीज़ को रखा गया हो वहीं पर तो सबसे ज़्यादा खतरा होगा ना। हमें उस तरफ जाना होगा। उस औरत ने हमें रास्ता बता दिया था, हमें बस उसके पीछे पीछे जाना था। मददगार मिल गया था। मैं और जगदीश, हम दोनों उस औरत के पीछे पीछे चलने लगे। उस जगह से बाहर निकलने के बाद हमें रस्सियों वाली एक ऐसी जगह मिली। ये रस्सियां आसमान से कहाँ से आ रही थी हमें नहीं पता था, लेकिन नीचे बहुत बड़ा समंदर था जिसका पानी बहुत ज़्यादा लहरें बनाता जा रहा, और हमें आगे रस्सियों को पकड़ पकड़ कर बढ़ना था। रस्सियों को पकड़ पकड़ कर हम बढ़ते जा रहे और खतरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन हवा हमें धकेल रही थी उससे आगे। जैसे रास्ता भी अपने आप आसान होता चला जाता, लेकिन रस्सियों को पकड़ते पकड़ते थके हारे उस जगह से भी बाहर हम निकल ही आए। और आगे चलकर हमें बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा था, और उस पहाड़ के ऊपर लगे हुए कई सारे पेड़ भी नज़र आने लगे थे। लेकिन उस पहाड़ तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। हवा में उड़ता हुआ वो बड़ा सा पहाड़, और आसपास उस तक जाने के कई रास्ते थे, बिल्कुल भूल भुलैया की तरह। और यही सबसे खतरनाक जगह है। भूल भुलैया से निकलना कोई आसान काम नहीं होगा, और मैं उस औरत का साथ देना चाहता था, जबकि जगदीश को लग रहा कि यहाँ के किसी इंसान पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। हमने सबसे पहले वाले रास्ते का चुनाव किया। वो छोटे छोटे पौधे थे, बड़े पतले, लेकिन वो बढ़ नहीं रहे थे उतने ही आकार के, वरना उसका इस्तेमाल भी हम कर सकते थे। उस रास्ते पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, घास भी नुकीली थी जो जूतों को भी फाड़ना चाहती थी। उसके ऊपर चलना मुश्किल वाला काम था, लेकिन छोटी छोटी मिट्टी की जगह भी थी जहाँ पर पैर रखे जा सकते थे। और वहाँ सामने मुझे एक चेहरा नजर आया जो एक मोड़ पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो चेहरा मेरा ही चेहरा था, विक्टर महाजन, एक और वही वाला जो आंखों से आग छोड़ सकता था। और उसने हमारा स्वागत पैरों के पास उस घास को जलाकर किया। ऐसी आग छोड़ी थी उसने, ऐसी आग छोड़ी थी कि सभी की सभी पत्तियां, घास के तिनके जलकर राख हो गए। और फिर मेरी तरफ दिख कर कहने लगा था, तुम्हें मारना कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी जो ताकत है तुमने अब तक दिखाई नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ, तुम अपनी ताकत दिखाओ। मेरी तो तुम्हें पता है। फिर मुकाबला हम जीत पाएंगे या नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को तो मार नहीं सकते, मुझे तो यही लगता है। और फिर वो मुझे कहने लगा, ये तुम्हारे कारण हुआ है, ये तुम्हारे ही कारण हुआ है, क्योंकि मुझे तो याद नहीं कि मैंने ये श्राप खुद पर कब लिया, लेकिन अपने आप ये ताकत आ गई और एहसास था मेरे किसी रूप ने सौदा किया है। ये तुम्हारा ही काम है, मैं महसूस कर सकता हूं तुम्हारी आंखों में। मुझे पता था मुझसे ये बात तो होगी, क्योंकि शायद वो श्राप हर एक टाइमलाइन में, हर एक समय रेखा में बंध गया है। मेरे जितने रूप हैं हर किसी को श्राप मिलेगा, लेकिन गलती मेरी, मैं उसे श्राप मानता ही नहीं। लड़ने लगा मैं उससे। उसने आग बरसाई, लेकिन उस आग का असर मुझ पर नहीं हो रहा था, जबकि मेरे हाथ में वो लावा था जिसे मैं छोड़कर मार सकता था और ज़मीन में दरार ला सकता था। ये दरार वो नहीं ला सकता था, लेकिन मेरे द्वारा छोड़ी गई वो आग उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। हम दोनों में लड़ाई काफ़ी भारी हुई थी और आसपास के
वो लोहे के जंगले, पौधे सड़ने लगे थे, मिट्टी जलने लगी थी, इस तरफ से भी आग, उस तरफ से भी आग। मेरे साथ 2 इंसान थे जो मारे जा सकते थे, लेकिन उसके साथ ऐसा कोई नहीं था। वो तो बस मुझे पकड़ना चाहता था, क्योंकि उसे यही उसकी दुनिया लगती थी, और मैं जिस दुनिया से आया था मुझे उसी में वापस जाना था। लड़ाई काफ़ी भारी हो रही, ना वो जीत रहा ना मैं जीत रहा, लेकिन मेरे पास वो रास्ता था। मैं अपने आसपास नरक की वो दरार बना सकता था। श्राप अगर मुझे मिला है, बाकियों को उसका स्वरूप मिला है अलग ताकत के अनुसार, तो मैं उस दरार को बनाकर उसे नरक में कैद तो ज़रूर कर सकता हूं ना। मैंने ज़मीन में दरार बनाई और वो उस दरार में गिर गया। वो नरक की आग में जल नहीं रहा था, लेकिन मैं उस दरार को बंद कर सकता था। कुछ समय के लिए वो उसमें कैद ज़रूर रहता। जब वो जान जाता वो ये सब कर सकता है, उस समय वो बाहर निकलता, और मेरे लिए इतना समय काफ़ी था। उससे पार पाने के बाद हम उस भूल भुलैया में आगे बढ़ने लगे, और वो पहाड़ नज़दीक आता हुआ नजर आ रहा। लेकिन तभी एक मोड़ पर फिर से मुझे मेरे जैसा चेहरा नजर आया, लेकिन कपड़े बदले हुए थे। एक और विक्टर महाजन, एक और डेडमैन, और एक और ताकत का सामना मुझे करना था। जैसे ही वो सामने आया, बातें उसकी भी वही थी कि तुम्हारे श्राप के कारण मुझे भुगतना पड़ रहा है, लेकिन मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। जैसे ही मैंने हाथ में वो लावा लिया, वो आग जो मैं उस पर फेंकना चाहता था, सामने हर तरफ परछाइयां ही परछाइयां बनने लगी थी। छोटे छोटे पौधों की, घास की परछाइयां, आसपास के पत्थरों की परछाइयां, और वो परछाइयां एक जगह टिकी हुई नहीं थी, हिल रही, आकार बना रही। और यही उस डेडमैन की ताकत थी, परछाई की ताकत। और वो परछाइयां उसके लिए लड़ रही, जबकि वो बिल्कुल पीछे एक पत्थर पर बैठा मेरी मौत का इंतजार कर रहा। लेकिन जानता तो होगा वो, मैं मर नहीं सकता, लेकिन कुछ समय के लिए कब्र तक तो पहुंच सकता हूं। बस यही काम वो करना चाहता था। जगदीश और वो औरत मेरे पीछे ही थे, और मैं उन परछाइयों से लड़ रहा, कुछ ताकतवर, कुछ कमजोर। जगदीश भी लड़ रहा, अब वो औरत भी लड़ने लगी थी, लेकिन वो परछाइयां संख्या में काफी ज्यादा थी। हर एक चीज की एक परछाई बनती है, और वो परछाइयों को कंट्रोल कर सकता था। हम तीनों की परछाइयां, और जो मेरी परछाई थी वो सबसे ताकतवर थी, जो मुझसे लड़ रही। और धीरे धीरे परछाइयों से लड़ते लड़ते समय भी बीतता गया। मेरे साथी कुछ जख्मी भी हुए, लेकिन अंतिम समय पर मुझे ये पता लग गया वो परछाइयों से लड़ रहा है क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है। मुझे वार परछाइयों पर नहीं करना है, मुझे वार उस पर करना है, क्योंकि ये सब इल्यूजन पैदा कर रहा है। ताकत तो उसके पास है। मैंने वो लावा गोले के रूप में बनाकर उन परछाइयों के पास जब उस पर फेंका, वो चीखने लगा। शायद वो डेड मैन था, जो मर सकता था या मरकर दोबारा जिंदा होने की ताकत उसे पता ही नहीं थी। वो जिस तरह से रो रहा था, चीख रहा था, मैं समझ गया वो हार मान चुका है। और मैंने उसे पूरी तरह से नहीं मारा। मैंने उसकी टांगें जला डाली, उसकी बाजुएं जला डाली, और वो परछाइयों को कंट्रोल नहीं कर सकता था। ऐसे उसे हराकर हम आगे बढ़े थे। वो पहाड़ मुझे साफ नजर आ रहा, और उसके सामने वाला वो ब्रिज भी, लेकिन बीच में कुछ भूल भुलैया और मौजूद थीं। लेकिन मुझे नहीं पता था वो काम अब भी आसान नहीं रहा, क्योंकि वहां मेरे जैसा दिखने वाला एक और विक्टर महाजन डेडमैन आ चुका था। वो सामने खड़ा, जो एक समय पर 4 जगह पर नजर आ रहा। मेरी आंखें खुल गई, इसकी ताकत क्या है। और उसने मुस्कुराते हुए कहा था, मेरी ताकत समय भी नहीं बांध सकता। मेरी ताकत रफ्तार है, और मेरी रफ्तार इतनी तेज है, इतनी तेज है कि मैं एक समय पर 4 से 5 जगह मौजूद हो सकता हूं। वो इतनी तेज भाग सकता था कि आंखों को वो अलग अलग जगह पर नजर आता, और मैं वार करता तो किस तरफ, क्योंकि उसकी रफ्तार ही इतनी तेज थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो मुझे भी पीट सकता था, और हम तीनों को एक समय पर एक साथ उठा उठाकर पटक रहा। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसने वार करने शुरू किए, मैं समझने लगा, भले ही उसके पास रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन अगर हम कहीं पर इम्पैक्ट बनाते हैं उसके लिए ताकत चाहिए,
और ताकत के लिए समय तो लगता है। जितनी तेज वो वार कर रहा था वो उतना असल में ताकतवर नहीं था, और उस पर एक वार होता तो उसे चोट लगती, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे गिराने के लिए, उस पर वार करने के लिए उसे रोकना जरूरी था। और उसे रोकने का तरीका मैंने ढूंढ लिया। मैं जमीन में वो नर्क की दरार बना सकता था, और ऐसी कई दरारें उसे रोकने के लिए काफी थी। धीरे धीरे कई दरारों के ऊपर उसे भागते हुए वो गर्मी का एहसास होने लगा। जब उसके पैर जलने लगे उन जगहों से वो भाग नहीं पा रहा, और उसके रूप कम होने लगे क्योंकि उसके पास जगह कम होती गई। और मैं इतनी बड़ी दरारें लेकर आ गया था जैसे ज्वालामुखी फटने को हो गया हो। उसके ऊपर उससे भागा नहीं जा रहा, और वो ज्वाला के छींटे जो जगह जगह पर गिरे हुए उसके पैर उस पर पड़ते ही वो पैर उसके जलने लगते। इस तरह वो कमजोर हो गया, और जलती हुई उसकी टांगें और उसकी जबान से निकल रही वो माफी काफी थी कि वो हार मान चुका है। और मैं भी किसी अपने जैसे को बेवजह मारना नहीं चाहता। उनकी भी तो मजबूरी है, ये उनकी दुनिया है, ये उनके नियम है। तो उसे वहीं पर मैंने लावे में बांध दिया। शरीर का निचला हिस्सा उसका जम गया था पत्थर में। उसके बाद हम आगे निकले, और आगे वाली वो क्लॉक टावर जिसके नीचे से वो रास्ता निकलता था, लेकिन उस क्लॉक टावर के बीच से निकलकर हमें जाना था, और उसके बीच से झांकती हुई वो आंखें साफ नजर आ रही थी कि कुछ ना कुछ उसमें मौजूद है जो हमें रोकने की कोशिश करेगा। फिर हम तीनों उस क्लॉक टावर के बीच में घुस गए। और वो सिर्फ क्लॉक टावर ही नहीं था, वो भविष्य बताता था, भविष्य के दर्शन करवाता था। हमारा हर एक डिसीजन भविष्य को कैसे बदल सकता है उसमें हमें साफ नजर आ रहा। एक एक सीढ़ी जब हम उतर रहे हमें एक एक दृश्य नजर आता। जगदीश ने कहा, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचेगी, वो गायब होने वाला है। भविष्य में उसकी एक गलती उसे हमेशा के लिए गायब कर देगी। और वो रोने लगा था कि मैं खुद को बचता हुआ भविष्य के किसी हिस्से में देख नहीं पा रहा हूं, क्या मैं नहीं बच पाऊंगा। मैंने उसे कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम रास्ता ढूंढ निकालेंगे, हमें आगे बढ़ते रहना होगा, ये हमें गलत भविष्य दिखाए जा रहे हैं। और उसने कहा था, भविष्य एक ही है जो हम बनाते हैं, और ये क्लॉक टावर में भविष्य साफ पता चल रहा है, ये जुड़ा हुआ है उससे। और मैंने भी अपने भविष्य को महसूस किया था। मैंने जीत ली अपनी दुनिया, मेरी ताकत बढ़ चुकी है, एक शैतानी ताकत जो शैतान को भी खत्म करने के बाद मुझे मिल जाएगी, और मैं अपनी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनूंगा। मुझे जलती हुई धरती नजर आ रही थी, और उसे जलाया किसने? मैंने। हर एक इंसान को मैं मार डालूंगा, क्योंकि वो मुझे शासन के अधीन रखना चाहेगा, मेरा शासन नहीं चाहेगा। एक एक करके हर एक को मैं मारता चला जाऊंगा, क्योंकि मुझसे जीता नहीं जा सकता। और अपनी धरती पर जीत के बाद मैं ब्रह्मांड में, गैलेक्सीज में अलग अलग जगह सफ़र करके उन्हें तबाह करने की कोशिश करूंगा। ये मंशा, ये मेरा भविष्य वहाँ मुझे दिखाया जा रहा था। और मैंने कहा था, नहीं, भविष्य हमारे हाथ में होता है, उसे पहले से तय नहीं किया जा सकता। अगर भविष्य पहले से तय किया जाता तो हमारे जीने का कोई मकसद नहीं होता। मैं इसे नहीं मानता, मैं इसे भविष्य नहीं मानता। तब वो औरत कह रही थी, जल्दी से हमें इस क्लॉक टावर से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी सामने एक घड़ी से निकला हाथ जो उस औरत को गले से पकड़कर खींचकर अंदर ले गया, और उसकी चीखें साफ सुनाई दे रही थीं। उस क्लॉक टावर को अपने आप बड़ा होते हुए मैं साफ दिख रहा, और जगदीश भी मेरे पीछे खड़ा हो गया था। वही शैतान जो समय को बदल सकता था यहाँ पर भी हमें नजर आने लगा था, और वो नहीं चाहता था कि हम इस क्लॉक टावर से बाहर निकलें, आगे वाले पेड़ों तक पहुंच सकें। वो सुरक्षा कर रहा था, और हमें आगे बढ़ने के लिए उससे आगे तो निकलना ही था, लड़ना था। अगर वो हमें रोकने की कोशिश करता तो उससे युद्ध तो हमें करना ही था। लेकिन
अपने आप वो क्लॉक टावर ढहने लगा था। जमीन में बनने लगा वो छेद। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे दोबारा हम। यहां से बाहर निकलना था, वरना सब कुछ नीचे समा जाता। एक ब्लैक होल की तरह गोल गोल घूमता हुआ एक काला छेद नजर आने लगा, जिसमें हर चीज खींचती हुई समाने लगी थी। वो छेद समय को भी खींच सकता था, और वो शैतान भी, जिसका वो भयानक रूप सिर्फ नजर ही आ रहा, वो हमें छू नहीं पा रहा था, क्योंकि वो तो हमारे समय में है, लेकिन उसने अपना एक रूप सुरक्षा के लिए जरूर रखा है। मैं उससे लड़ना चाहता था, लेकिन जगदीश को भी बचाना था, और यहां पर जमीन नहीं है जिसमें मैं दरार बना पाऊं, नर्क की आग ला पाऊं। इसीलिए मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। हम चुपचाप सीढ़ियों से भागकर बस इस क्लॉक टावर से बाहर निकलना चाहते थे। हम क्लॉक टावर से बाहर तो आ गए, लेकिन वो क्लॉक टावर उस ब्रिज से जुड़ा था। वो क्लॉक टावर उस छेद में चला गया, और वो पहाड़ का रास्ता बिल्कुल खाली था। जैसे खाली जगह, पैर किसी चीज पर रख ही नहीं सकते थे तो हम पहाड़ तक पहुंच ही नहीं सकते थे। किसी चीज को फेंकते तो वो नीचे चली जाती उस छेद में, तो उस पहाड़ तक पहुंचना असंभव काम लग रहा था। और तब वो शैतान पहाड़ के उस तरफ खड़ा हमें ये इशारा कर रहा कि तुम यहां से किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें तुम्हारी दुनिया में जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। कैद मिलेगी हमेशा के लिए यहां पर, और यहां पर हर चीज तब मिलेगी जब हमारी बात मानोगे। तुम कभी भी वापस नहीं जा सकते। उसकी हंसी में उसका घमंड नजर आ रहा था, और जगदीश ने मेरी तरफ देखकर कहा था, अब हम क्या करें? उसे पकड़ भी नहीं सकते, वो काफी दूर है, और तुम आग भी नहीं फेंक सकते उसे मारने के लिए, और रास्ता भी नहीं बना सकते। ये बात सच थी। यहां पर वो छेद बड़ी तेजी के साथ नीचे हर चीज को खींचता, और मैंने अपनी पीठ के पीछे कई विक्टर महाजन देखे थे, और मैंने महसूस किया वो मेरे ही अंश हैं, मेरे ही रूप हैं। समय अलग है, दुनिया अलग है, लेकिन वो मेरे जैसे ही हैं। भीड़ देखी मैंने विक्टर महाजन, द डेड मैन, हजारों की संख्या में, और मैं उन्हें एक ही चीज कह रहा था, हम सब एक हो सकते हैं अगर समय का एक पुल बनाएं। हम उन पेड़ों तक जा सकते हैं, और हर कोई अपने समय में वापस अपने अपने समय से उन खास लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, वहाँ से कहीं और भेजा जा रहा है। हमें वापस उस पुल को बनाना होगा, उन पेड़ों को खत्म करना होगा, और रास्ते निकालने होंगे। हजारों विक्टर महाजन जमीन में हजारों दरारें ला सकते थे, और लावा जिसको सुखाकर हम पुल बना सकते थे, वो शैतान कुछ नहीं कर पा रहा, और जलते हुए उस पुल के ऊपर से निकलकर हम उस पहाड़ तक पहुंच गए। हजारों विक्टर महाजन थे, और वो शैतान किस किस का मुकाबला करता। सामने लगे हुए कई पेड़ों को जलाया जा रहा था। वो उन्हें खत्म करना चाहता था ताकि रास्ते को हमेशा के लिए बंद किया जा सके, लेकिन कई पेड़ ऐसे थे जिनमें बने वो छेद धीरे धीरे मैं खुरच कर बना पा रहा। उस तरह से वापस जाने के रास्ते मिल गए। अगर मैं यहां से निकल पाता तो हर एक विक्टर महाजन निकल पाता, लेकिन उस शैतान ने हम सबको एक समय रेखा में खींचा, क्योंकि समय की ताकत थी उसके पास। भले ही उसका रूप था, लेकिन वो ताकत उसके पास भी थी। लेकिन जगदीश अकेला था, अपने समय का अकेला। उसकी वो ताकत है जो उसके अंदर है, वो पहचान नहीं पा रहा। फिर भी उसके अंदर से वो सफेद रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। तब मैंने जगदीश को कहा था, जगदीश तुम चले जाओ, रास्ता तुम्हारे सामने है, मैं नहीं आ सकता। अगर मैंने इसे नहीं रोका तो ये हर एक पेड़ को जलाएगा हमारे निकलने से पहले, और इस तरह कोई भी विक्टर महाजन तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। और तुम अगर उस तरफ जा ही नहीं पाए तो समय हमेशा के लिए हमें इसी दुनिया में बांध लेगा। ये जगह नहीं रहेगी। चले जाओ जगदीश, चले जाओ। तुम्हारे सामने वो शैतान होगा, और उसे रोकने का तरीका तुम ढूंढना। उसके बाद मुझे अपनी दुनिया में लाने का तरीका तुम्हें खुद ही मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। मैं ज़्यादा समय ने नहीं रोक सकता। ये शैतान हर एक विक्टर महाजन के साथ जुड़कर
अपनी सेना बना सकता है। चले जाओ, चले जाओ, ये समय बदल सकता है। जगदीश उस पेड़ के अंदर छलांग लगाकर जा चुका था और ये पेड़ों को जलाया जा रहा था, धज्जियां उड़ाई जा रही थीं और मैंने एक पेड़ को अपने साथ सुरक्षित कर लिया। भले ही मैं पेड़ के पार नहीं जा सकता था, लेकिन अब उम्मीद जगदीश के ऊपर थी। वो वापस चला गया होगा अपनी दुनिया में और पेड़ों के हर रूप बंद हो चुके हैं, तो वो शैतान अब इस दुनिया में जगदीश को भेज नहीं सकता। या तो उसे मारना होगा या लड़ना होगा। देखते हैं क्या करता है वो शैतान और क्या करता है जगदीश भी। आगे आने वाले एपिसोड में एक धमाका होगा। भले ही शायद डेडमैन हमेशा के लिए उस दुनिया में रह गया है, लेकिन आखिरी उम्मीद अब भी जगदीश के साथ ही है। क्या वो जीत पाएगा या हो जाएगा समय रेखा का अंत और वो जीत जाएगा? आगे आने वाला एपिसोड बड़ा ही रोमांचक होने वाला है दोस्तों। बने रहें हमारी सीरीज के साथ। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तब तक के लिए डरते रहें।